हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वैन डर वाल्स इंटरैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है एन एल्केन्स के। फिर हम देखेंगे ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम जानेंगे कि क्या वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। फिर हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नोट जरूर कीजिएगा, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए वैन डर वाल्स इंटरैक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे पास लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए हमारे पास कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। कि हमारे पास हमें पता है जो गैसेस होती हैं जनरली आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। और क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल अगर हम बात करें, PV इज इक्वल टू RT। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉन पोलर गैसेज N2, O2 एक्सेट्रा कैन बी कंडेंस्ड फर्स्ट टू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड। कि हमारे पास जो नॉन पोलर गैसेज हैं यानी जिनका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो, उन्हें हम कंडेंस कर सकते हैं पहले लिक्विड में, देन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में। तो ये हमारे पास कॉमन ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वैन डर वाल्स, और ये डच के केमिस्ट रहे हैं। और इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा, देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड नेम्ड एज वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। कि हमारे पास जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को इन्होंने अपना नाम दे दिया और कहा वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। अब हमें अट्रैक्शन तो पता है, लेकिन वैन डर वाल्स अट्रैक्शन में क्या खास बात है, तो ये कहते हैं these forces operates only at small distances and result from induced polarization of electron cloud in a molecule। की जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये स्मॉल डिस्टेंस पर ही वर्क करते हैं। और कहाँ से बर्थ होता है इनका, बाय इंड्यूस्ड पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन ए मोलिक्यूल। कि हमारे पास जो मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें पोलराइजेशन इंड्यूस होने के कारण इन फोर्सेस का बर्थ होता है। तो अब हम इस बात को डेप्थ में जानते हैं कि कैसे हमारे पास इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। तो चलिए हमारे पास ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका सेंटर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रखे हैं, इसीलिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। देखिए हमारे पास जो येलो से मैंने दिखाया हुआ है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहा है, और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए माय डियर, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन शो करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं रहते, कुछ ना कुछ रैंडम मोशंस जरूर दिखाते हैं। तो अगर किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर है वो थोड़े से डिस्टॉर्ट हुए होंगे। और डिस्टॉर्शन का कारण क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोलिजन हुआ होगा भाई। अब देखिए हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेपरेट हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, डायपोल। और हमारे पास ये इंस्टेंटली क्रिएट हुआ है तो इसलिए हमने इसे बोल दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल। और किस वजह से हुआ है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्पर्जन हुआ है। अब देखिए जो हमारे पास ये टेम्परेरी डायपोल क्रिएट हुआ है यहाँ पर, और इसके नियर बाय में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा ये उसके डायपोल को भी तो इंड्यूस करेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया भी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और देखिए यहाँ पर भी सेपरेशन हो गई, मतलब यहां पर भी डायपोल इंड्यूस हो गया। इसी वजह से ये हमारे पास एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, लिखा भी है हमने इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर स्मॉल इंटरैक्शन। तो हमारे पास यहां पर डायपोल इंड्यूस हुआ माय डियर। तो इंड्यूस्ड डायपोल के कारण हमारे पास जो नियर बाय में मॉलिक्यूल था उसमें भी डायपोल इंड्यूस हो गया। तो ये जो इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस हैं इन्हें हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस। देखिए लिखा भी है हमने, दिस इंड्यूस्ड डायपोल
dipole attractions are also called London forces or dispersive forces. आया फील थोड़ा लंदन फोर्सेस का, हुई ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस। तो चलिए एक बार पूरी स्टोरी को हम रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं वैन डर वाल इंटरैक्शंस में सबसे पहले लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस। हमने कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस की बात की। हमने कहा भाई जो गैसेज हैं हमें पता है वो आइडियल गैस इक्वेशन को जनरली नहीं ओबे करती, और हमारे पास जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं हम उसे कंडेंस कर सकते हैं पहले लिक्विड में, देन हम उसे कर सकते हैं सॉलिड में। तो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक डच केमिस्ट है जिनका नाम था वैन डर वाल्स। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो नॉन पोलर गैसेज हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन फोर्सेज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, वैन डर वाल अट्रैक्शन। इसमें क्या खास बात है कि ये जो फोर्सेस हैं ये स्मॉल डिस्टेंस तक ऑपरेट करते हैं, और ये कैसे बर्थ होता है इनका, बाय इंड्यूस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन ए मॉलिक्यूल। फिर हमने बिल्कुल डेप्थ में देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हमारे पास पोलराइजेशन इंड्यूस हुई। देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में कोइंसाइड कर रखे हैं उनके सेंटर। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास अराउंड न्यूक्लियस वो कभी भी अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते, कुछ ना कुछ मोशन कॉन्स्टेंटली दिखाते रहते हैं। तो जब मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स होगा ऑब्वियसली, और हमारे पास देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए कुछ डिस्टेंस पर, तो हमारे पास क्या बन गया, डायपोल। और हमारे पास इंस्टेंटेनियसली बना है तो हमने इसे क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है नियर बाई में इसके जो मॉलिक्यूल होगा ये उसमें भी डायपोल इंड्यूस करेगा, देख सकते हैं आप। तो इन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस को हमने क्या नाम दिया, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस। तो आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जिनमें बेसिकली हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट्स पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए पहला पॉइंट रीड करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। Van der Waals forces are very weak forces and they are short range forces। यानी हमारे पास जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक फोर्सेस होते हैं और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, यानी इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी शॉर्ट रेंज तक होता है। एंड ऑपरेट्स ओनली बिटवीन दोज पोर्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टच ईच अदर, दैट इज बिटवीन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि किन किन पोर्शंस में वर्क करेगा, ये उन पोर्शंस में वर्क करेगा जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी बिटवीन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस होंगे कि नहीं, बोलिए ये बात समझ आई। तो हम बोल सकते हैं कि जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही उस पोर्शन में हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस एक्ट करेंगे और उतना ही हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड होगा। इसको बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन एल्केन्स का, जिससे आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। देखिए अगर हम प्रोपेन की बात करें या एन प्रोपेन जिसे हम बोलते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन है। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 231 केल्विन। अब देखिए ब्यूटेन में अगर हम बात करें तो एक कार्बन बढ़ गया, आप देख सकते हैं माय डियर इजीली कि हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर गया और हमारे पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है 273 केल्विन। देखिए जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी राइज कर गया कि नहीं। फर्दर देखिए पेंटेन में हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। देखिए इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है सरफेस एरिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वही है। देखिए हमारे पास 309 केल्विन है, और यही बात हमने बोली कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, उतने ज़्यादा हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस होंगे। बोलिए क्लियर हुआ पहला पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ग्रेटर इज़ द ब्रांचिंग लोअर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। अब इस एग्जांपल से देखिए हमारे पास यहाँ पर पेंटेन है और 2 म्यूथाइल ब्यूटेन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रांचिंग आने के कारण मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया थोड़ा, यानी उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया माय डियर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप एज इट इज रहा, तो इसी वजह से हमारे पास जो पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है
2 म्यूथाइल ब्यूटेन से। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई। ब्रांचिंग आने के कारण क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, और हमारे पास आप देख सकते हैं रिजल्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे। तो पूरी स्टोरी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट देखा कि जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक फोर्सेस होते हैं और शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, और ये उन्हीं पोर्शंस में ऑपरेट करते हैं जहां पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, या हमारे पास हम बोल सकते हैं इट एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हमारे पास वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन एल्केन्स का। देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसी हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा। हमने देखा जैसे जैसे हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो इसी वजह से हम इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ा वैसे वैसे वैन डेर वाल्स फोर्स एंड वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स आप देख भी सकते हैं। फिर हमने देखा कि ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होगा। हमने देखा कि ब्रांचिंग बढ़ जाने के कारण सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से वैन डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा ही एज कंपेयर टू पेंटेन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं जो है वैन डेर वाल्स रिपल्शन। अभी अभी हमने बात की अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वैन डेर वाल्स फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं, तो आंसर है यस, दे आर रिपल्सिव एंड कॉल्ड वैन डेर वाल्स रिपल्शन। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। आइए पॉइंट को रीड करते हैं। Magnitude of van der Waals force of attraction increase as the distance between the molecules or the non-bonded atom decreases। कि हमारे पास जब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है तो हमारे पास जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे उनमें जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा, और हमने देखा है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता है। तो ये बात तो हमने डिस्कस कर ली है। However, this attraction is maximum when the non-bonded atoms are at minimum distance, that is touch each other। कि हमारे पास ये attraction maximum तब तक रहेगी जब हमारे पास जो non-bonded atoms हैं वो एक दूसरे से एक minimum distance पर हों, और वो minimum distance क्या होगा, जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हमने बॉन्ड लेंथ वाले लेक्चर में आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने देखा हो। तो हमारे पास ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी जब हमारे पास जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं आपस में एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगर हम ये चाहें कि अगर जो एटम्स हैं वो मिनिमम डिस्टेंस से आगे चला जाए थोड़ा, तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर कन्वर्ट इनटू रिपल्सिव फोर्सेस। यानी कब रिपल्शन स्टार्ट होगी, जब हमारे पास जो एटम्स हैं वो एक मिनिमम डिस्टेंस से आगे जाएंगे, और वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जब वे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। यही बात हमने लिखी है। If they are forced closer than this minimum distance, then these attractive forces turn into repulsive forces called van der Waals repulsion। यानी बाय नेचर तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस अट्रैक्टिव हुए, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से हुई जब हमारे पास अट्रैक्शन मैक्सिमम है और नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, और हम चाह रहे हैं कि ये एटम्स थोड़ा और क्लोज जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिपल्शन में, और उसे हमने नाम दिया वैन डेर वाल्स रिपल्शन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। हमने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है मॉलिक्यूल्स में वैसे वैसे वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। अब बात आती है कि जब ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स वो मिनिमम होता है। तो अगर हम इस मिनिमम डिस्टेंस से थोड़ा सा भी आगे ले जाना चाहेंगे एटम्स को, तो हमारे पास जो अट्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी माय डियर, रिपल्शन में। उसे हमने क्या नाम दिया, वैन डेर वाल्स रिपल्शन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट करें, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि वैन डेर वाल्स अट्रैक्शंस हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। अभी अभी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का केस देख करके हटे हैं, जिसमें हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रही थी, और उसे हम बोल रहे थे वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम कैसे डील करते हैं, आइए उसे देखते हैं। बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स में जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो
टू फॉर्म में होती है। पहली फॉर्म होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। आइए इसे देखते हैं, रीड करते हैं पहले। In case of polar molecules, the van der Waals forces are mainly due to electrical interaction between oppositely charged ends of molecules are called dipole-dipole interaction। मतलब हमारे पास यहाँ polar molecules में हमें पता है एक net dipole moment होता है और उन dipoles में electrical interaction होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, dipole-dipole interaction। अब कैसे होती है interaction, आइए उसे थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा HCl, HF, SO2 एंड एक्सेट्रा। अब देखिए HCl के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम से, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा Cl की तरफ रहेंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम क्या बोलते हैं माय डियर, डायपोल। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर एक नेट डायपोल है। अब नेगेटिव एंड कौन से एंड को अट्रैक्ट करेगा, वेरी नाइस, पॉजिटिव एंड को। देखिए इसने पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट किया हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ने नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से इसके नियर बाय में देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को, किसी तरीके से अब समझ लीजिए। अब देखिए हमारे पास माय डियर जितना डायपोल मोमेंट हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारे पास जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगी उतने ही ज़्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगे। तो यही बात हमने लिखी है, ग्रेटर इज द डायपोल मोमेंट, स्ट्रॉन्गर इज द डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। तो ये थी हमारे पास वैन डर वाल अट्रैक्शंस की पहली टाइप, आप इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। आइए पहले रीड करते हैं। A polar molecule may sometimes polarize a non-polar molecule which lies in its vicinity, thus induces polarity in that molecule। यानी अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर हम उन्हें पास पास रखें तो जो पोलर मॉलिक्यूल यानी जिसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट है वो पोलराइज कर देगा नॉन पोलर यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। तो इसे हमने यहाँ भी समझाया। देखिए ये है हमारे पास एक नेट डायपोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर देगा, यानी डायपोल ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस किया। तो इसी वजह से जो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। आप इसे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम आयरन को मैग्नेट की विसिनिटी में लेकर के आते हैं तो आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक उसी तरीके से भी यहाँ भी रिलेट अप कर सकते हैं। और यहाँ तो अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, उसका जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही पोलर होगा। और दूसरा हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजिबिलिटी कितनी है। अगर उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है यानी वो ज़्यादा पोलराइज हो सकता है, और ज़्यादा पोलराइज होगा तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। आप किसी तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट वैन डर वाल इंटरेक्शंस। हमने बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल डेप्थ में जाने की कोशिश की है। होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।